हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 6 क्वेश्चन नंबर तक हम सॉल्व कर चुके थे मुआसवी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन विथ रैशनल। आज हम 7 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अदर अदर स्टेट में जो अलग अलग स्टेट में वैकेंसियां आ रही हैं, परमानेंट वैकेंसियां, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी या फिर वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं आपको क्वेश्चंस कितना हेल्पफुल हुआ। तो स्किल बेस्ड क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी परमानेंट वैकेंसियां आती है, जैसे कि मान लीजिए एसजीपीजीआई हो गया, केजीएमयू में जो आया है फॉर्म फिलअप होने वाला, यूपी यूएमएस की हो गया, आपका एमपी ग्रुप 5 की हो गई, अलग अलग स्टेट में जो परमानेंट वैकेंसियां आती हैं, आपके रिम्स का हो गया झारखंड में, तो ये सारे में भी आपका ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। जो नॉर्थ के प्रिपरेशन करेंगे और इजिली किसी भी स्टेट की जो वैकेंसी आती है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। सारी अभी मौसवी के एमसीक्यूज बेस लिए जा रहे हैं, फिर देन आपको एनक्लेक्स के भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से बात करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे, डियर, अ नर्स एट द फर्टिलिटी क्लिनिक इज काउंसलिंग ए couple about the test that will be needed to determine the causes of their infertility. क्या है their infertility? Which test should the nurse describe that will evaluate the woman's organ of reproductions? यानी कि इसमें पूछा गया है कि आपका फर्टिलिटी क्लिनिक में क्या काउंसलिंग के लिए बुलाइए, किसको, कपल्स को बुलाया गया है। और इसमें क्या है, ये अपना परामर्श दे रही है, काउंसलिंग कर रही है नर्स के द्वारा कि किसका है, इनफर्टिलिटी केस है ना। और इसमें डिस्क्राइब दैट विल इवैल्यूएट वुमेन्स ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि नर्स को किस परीक्षण का वर्णन करना चाहिए जो महिला के प्रजनन के अंगों का क्या कर रही है, मूल्यांकन करेगा। तो ऑप्शन सी में क्या होगा, बायोप्सी करवाना होगा इसके लिए, या सिस्टोग्राम के लिए करवाना होगा, या फिर कोल्डोस्कोपी, या फिर हिस्ट्रियोसाल्पिंजोग्राम। 4 ऑप्शन दिया गया है डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का आपको ध्यान देते हुए चलना है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर जो होगी आपका ऑप्शन 4 आएगा, हिस्ट्रियोसाल्पिंजोग्राम। ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 4 होगा। इसमें देखा जाए, दिस टेस्ट इनेबल्स द एग्जामिनर टू विजुअलाइज द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब्स एंड द पेल्विक ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या दिया कि ये टेस्ट जो है आपका क्या होगा, इनेबल द एग्जामिनर टू विजुअलाइज द यूट्रस, ठीक है ना, एंड फैलोपियन ट्यूब, सही से देख सकते हैं, विजुअलाइज हो सकता है, वो भी आपका क्या है, एंड द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ये करने में क्या सक्षम बनाता है। तो ये टेस्ट होंगे जो कि आपका इजी हो जाते हैं। कौन सा होगा, हिस्ट्रियोसाल्पिंजोग्राम। फर्स्ट में आपका क्या है, बायोप्सी है। बायोप्सी में क्या होगा, ये बायोप्सी जो होता है सर्जिकल आपका एक्ससिजन होता है ऑफ टिश्यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है ना, डायग्नोस करने के लिए। देन उसके बाद क्या है, सिस्टोग्राम है। सिस्टोग्राम में क्या होगा, यूज टू विजुअलाइज द यूरिनरी ब्लैडर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको सिस्टोग्राम कहाँ पे यूज होता है, तो किसके लिए आपको, यूज टू विजुअलाइज द यूरिनरी ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्या है, क्लोडोस्कोपी है। तो क्लेडोस्कोपी में क्या होगा, ये क्लेडोस्कोपी इज द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द फीमेल पेल्विक, देखिएगा, वाइसेरा यूजिंग एन एंडोस्कोप इंट्रोड्यूस थ्रू अ परफोरेशन इन द वेजिना, ठीक है। ये माध्यम से क्या किया गया, एक एंडोस्कोप का उपयोग करके महिला जो होती है, महिला का वेजिना को विसरा की प्रत्यक्ष परीक्षा है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, यहाँ जो पूछा गया था इनफर्टिलिटी के बारे में, फर्टिलिटी क्लिनिक में ले गया, काउंसलिंग करवा रहे हैं कपल को, तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, हिस्ट्रियोसाल्पिंजोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की ज्यादा चांसेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, while preparing, क्या है आपका, while preparing a client for her first routine, देखिएगा, papinocoleopap smear, nurse determines that the appears anxious हो रहा है, anxiety हो रहा है, what should the nurse include as part of the teaching plan?
व्हाट सूट द नर्स, देखिएगा व्हाट सूट द नर्स इंक्लूड एज पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान, यानी कि नर्स को शिक्षण योजना के हिस्से के रूप में क्या शामिल करना चाहिए, इंक्लूड एज पार्ट ऑफ द टीचिंग प्लान में। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, सबसे पहला क्या है कि ये आपका पेपिनोकोलियो टेस्ट, पेप्समेयर टेस्ट की बात कर रहा है, डिटरमाइन दैट द अपीयर एंशियस, यानी कि क्या हो रहा है उसमें, उसको एंजाइटी वगैरह फीलिंग हो रहा। तो यहाँ पे करेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, या descriptions of the early symptoms of the cervical cancers, या examinations of why there is a small risk for cervical cancers, या written instructions about the purpose of the papinocoelio simile। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ गए आप लोग ने कि आपने पहले नियमित, देखिएगा पेपिनोकोलियो जो सिमिलर टेस्ट के लिए एक ग्राहक तैयार करते समय एक नर्स को, यहाँ पे इसकी हिंदी देखिएगा, यह निर्धारित करती है कि वह चिंतित दिखाई दे रही, क्या हो रहा है, एंसियस है, एंजाइटी हो रहा है उसको, दिख रहा है आपको कि डिटरमाइन दैट सी अपीयर्स एंसियस। तो नर्स को शिक्षण योजना के हिस्से के रूप में क्या शामिल करना चाहिए, जब भी वो टीचिंग प्लान देगी उस टाइम उसे क्या शामिल करना चाहिए ताकि वो एंजाइटी से थोड़ा बच सके। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर कौन सा होगा, करेंट स्टेटिस्टिक्स जो होगा ऑन द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इंसिडेंस जो घटना हो रहा है किसका, सर्वाइकल कैंसर का, ठीक है ना। तो ये चीजें की आंकड़े उसको क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स बोला गया, करेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ये होनी चाहिए टीचिंग प्लान के साथ। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट वर्ड है। यहाँ पे बात किया जाए प्रोवाइडिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देना है, डिक्रीजेस फियर एंड फोस्टर्स फर्दर कम्युनिकेशन, उसके बाद क्या होगा, उसका थोड़ा सा क्या होगा, उसका जो भी एंजाइटी हो रही है तो उसको कम कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज asymptomatic in the earliest stage, देन उसके बाद एट दिस टाइम द क्लाइंट, यहाँ पे देखा जाए, may not be able to focus on written instructions, also the anxiety may be related to the potential application of the result of the test rather than the actual procedure। यहाँ पे जो 4 में दिया गया कि written instructions about the purpose of the papinocoelio simile, उसके बारे में वो चीज बताया गया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका हुआ, ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, अ क्लाइंट हु, देखिएगा, menstruates regularly every 30 days, ask the nurse on what day she is most likely to ovulate, her last menses are started on January 1st, on what day in January should the nurse respond, क्या रिस्पॉन्स करेगी, जनवरी में किस दिन नर्स को जवाब देना चाहिए, वन व्हाट डे इन जनवरी शुड द नर्स रिस्पॉन्ड, क्योंकि 30 डेज का यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है रेगुलरली। तो यहाँ पे स्टार्टेड ऑन जनवरी 1st, देन वन व्हाट डे इन जनवरी शुड द नर्स रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राहक जो हर 30 दिनों में नियमित रूप से मासिक धर्म करता है, एक नर्स से पूछता है कि किस दिन उसके ओवुलेट होने की संभावना सबसे अधिक होगी, ओवुलेट होने की। यहाँ पे ओवुलेट की बात किया गया, ओवुलेशंस की, सी इज मोस्ट लाइकली टू ओवुलेट, उसका अंतिम मासिक धर्म 1 जनवरी को शुरू हुआ था, तो जनवरी में किस दिन नर्स को जवाब देना चाहिए, 1 जनवरी को क्या हुआ था, उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो किस दिन होगा राइट आंसर इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। यहाँ पे यदि माइनस प्लस आप लोग ये फॉर्मूला जान रहे होंगे तो राइट आंसर सभी को मालूम होगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन सेकेंड आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सेकेंड आएगा 16, यानी कि 30 डेज है, तो 30 डेज को यदि आप -14 करते हैं तो राइट आंसर कितना आता है, 16 आएगा। यहाँ 28 डेज होता है तो माइनस करते हैं 14, जितना भी रहेगा तो 14 को आपको माइनस कर देना, ठीक है, वही उसका क्या रहेगा, ओवुलेशन डे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि जनवरी 16 द टाइम बिटवीन ओवुलेशन एंड द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज रिलेटिवली कांस्टेंट, तो विद इन 30 डेज साइकिल देन फर्स्ट 15 डेज आर प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन अकर ऑन डे 16 एंड द नेक्स्ट 14 डेज आर क्या होता है, पोस्ट ओवुलेटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर, यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है कि आपका यहाँ पे जनवरी 16 की बात किया गया, ठीक है ना, और अगली मासिक धर्म यहाँ पे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बता रहा है आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, तो विद इन कितना लिखा हुआ, 30 डेज साइकिल, द फर्स्ट 15 डेज आर प्री ओवुलेटरी, क्या होगा, पहला जो 15 दिन होगा क्या होगा, प्री ओवुलेटरी होगा, और ओवुलेशन अकर, उसके बाद जो ओवुलेशन होगा
ऑन डे कब, 16वां दिन से, ठीक है ना। तो एंड द नेक्स्ट 14 डेज जो होगा क्या रहेगा, पोस्ट ओव्युलेटरी डे रहेगा। क्या रहेगा उसका दिन का, वो पोस्ट ओव्युलेटरी डे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 30 डे का है तो प्री में कितना रहेगा ओव्युलेटरी, 15 डेज, एंड पोस्ट नेक्स्ट जो होगा पोस्ट के लिए कौन सा होगा, 14 डेज होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, ऑप्शन सेकेंड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया 10 नंबर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चंस में, अ क्लाइंट हु हैज डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ये अभी तक ज्यादातर देखने को मिल रहा है फास्ट फूड की वजह से, सारे फीमेल्स में अधिकतर ये पीरियड्स प्रॉब्लम होते हैं, देखने को मिल रहा है एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, इज कंसर्न अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ हॉट फ्लशेस from her prescribed medications. She tells the nurse that her mother found them very uncomfortable during her menopause. Very uncomfortable कब, menopause के दौरान। विच मेडिकेशन कॉजेज दिस साइड इफेक्ट, कौन सी मेडिकेशन होगा जो साइड इफेक्ट देगा इसमें से, तो ऑप्शन सी में एस्ट्रोजेन है, सेकेंड में आपके पास क्या है, ल्यूप्रोलाइड है, थर्ड में डिक्लोफेनिक है, फोर्थ में आर्गोनोवाइन है, ठीक है ना। चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा मेडिसिन होगा जो साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट का कारण बन सकता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड आएगा। क्या होगा आपका, सेकेंड, यानी कि ल्यूप्रोन या फिर लियोप्रोलाइन, ठीक है ना, ऑप्शन सेकेंड। ल्यूप्रोलाइन जो होता है, ल्यूप्रोन एडमिनिस्टर वंस अ मंथ बाय आईएम इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर, इट डिक्रीजेस, क्या है आपका, इट डिक्रीजेस, वो भी आपका कौन सा, लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एलएक्स एंड एफएसएस लेवल को डिक्रीज करने के लिए इंजेक्शन दी जाती है, एज वेल एज हार्मोन, क्या है आपका, हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू। वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज हॉट फ्लैशेस, ये हॉट फ्लैशेस के लिए क्या है, ये साइड इफेक्ट करते हैं, कौन सा, लियोप्रोलाइन, ठीक है ना। ये जो होता है आईएम इंजेक्शन दिया जाता है, महीने में एक बार दिया जाता है, और यह एलएच और एफएचआर जो यहाँ पे एफएसएच दिया हुआ है, इसके स्तर को कम करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज करने के लिए दिया जाता है, एलएच और एफएसएच हार्मोन को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ हार्मोन निर्भर ऊतक भी है, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज दिया हार्मोन डिपेंडेंट टिश्यू, देन उसके बाद वन ऑफ द इट्स साइड इफेक्ट, यानी कि एक साइड इफेक्ट किसका है, ये आपका हॉट फ्लैशेस का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन या फिर पेरेमेरिन दिया हुआ, अफेक्ट द रिलीज ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपियन एंड इनहिबिट ओव्यूलेशन, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू सप्रेस द एक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द एंडोमेट्रियल टिश्यू, ऑन द एंडोमेट्रियल टिश्यू। ये यानी कि क्या दिया गया है कि पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपियन जो दिया हुआ है, ये क्या होगा, रियाई को प्रभावित करता है, इनहिबिट ओव्यूलेशन इसको क्या प्रभावित करेगा, और ओव्यूलेशन को क्या करता है, ये आपका रोकता है, और ओव्यूलेशन को क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि इनहिबिट ओव्यूलेशन इसको रोक रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है, ये इसमें कि बिकॉज ऑफ द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू सप्रेस द एक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द एंडोमेट्रियल टिश्यू, यानी कि इसमें इसका उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि उपचार का लक्ष्य एंडोमेट्रियल ऊतक पर एस्ट्रोजन की कार्रवाई को दबाना है। यहाँ पे वही लिखा गया कि सप्रेस द एक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन ऑन द एंडोमेट्रियल टिश्यू पे, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन की ये हो गया। नेक्स्ट आपके डिक्लोफेनिक है, ये डिक्लोफेनिक में आपको क्या, डिक्लोफेनिक पेन किलर है आपका, इज यूज्ड फॉर प्राइमरी डिस्मेनोरिया में देते हैं इसको, इट इज एन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, दैट इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इसको क्या है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन संश्लेषण को रोकने में ये काम आता है। ये भी चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी मेडिसिन जो होता है जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकने में काम आता है, तो आपका डिक्लोफेनिक रहेगा, या एनएसएआईडी जो भी रहेगा, इट इज एन, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपको डिक्लोफेनिक उसमें करना है। नेक्स्ट आपका पास क्या, आर्गोनोवाइन, ठीक है ना, इज यूज्ड टू देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट द पोस्टपार्टम यूट्रस, किसको कॉन्टेस्ट करने के लिए, किसको, पोस्टपार्टम यूट्रस को, ठीक है ना। इसको आर्गोमेट्रिन जिसको कहते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लेबर के टाइम में, और इसमें आपका पोस्टपार्टम यूट्रस यानी कि गर्भाशय को अनुबंधित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, चारों को यहाँ पे अच्छे से बता दिया गया। राइट आंसर जो हुआ इसमें आपका ऑप्शन सेकेंड आया, जो कि साइड इफेक्ट है किसका, हॉट फ्लैशेस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, आप लोग को क्वेश्चन समझना, देन आंसर क्या होगा आप लोग को भी एक बार सोचना है। देखिएगा, एट 6 weeks gestation a client is diagnosed with gonorrhea, what medication dose a nurse expect, क्या कर सकती है द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब, यानी कि 6 सप्ताह के गर्भ में ग्राहक को गोनोरिया का निदान किया जा रहा है, डायग्नोस किया जा रहा है, साथ में क्या गोनोरिया प्रॉब्लम है। तो एक नर्स स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से कौन सी दवा लिखने की उम्मीद करती है, कौन सी दवा हो सकता है दिया जा सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है प्रिस्क्रिप्शन में, तो सेफ्ट्राइजोन,
या लेवोफ्लॉक्सासिन या सल देखिएगा फेसालेजिन या ट्राइमेथोप्रिन। ठीक है, तो चार ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें? तो ऑप्शन से आएगा फर्स्ट, यानी कि सेप्ट्राइजोन हम देते हैं। ठीक है ना, सेप्ट्राइजोन 200 mg हम नॉर्मल या पीसीएम भी नॉर्मल देते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे देखिए सेप्ट्राइजोन जो इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड इट इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या है डियर, यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, a 15 years old adolescent tell a school nurse, I have persistent pain during my periods. Pain during my periods. What should the nurse encourage her to do? एक 15 वर्षीय जो है आपका एडोलसेंस एक स्कूल नर्स को बताता है कि मुझे अपने पीरियड्स के दौरान लगातार दर्द होता है। आई हैव परसिस्टेंट पेन, कब? पीरियड्स के दौरान लगातार उसको क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। व्हाट शुड द नर्स, मतलब कि नर्स को उसे क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? व्हाट शुड द नर्स इनकरेज हर टू डू, किसके लिए प्रोत्साहित करेगी, किसके लिए इनकरेज करेगी नर्स? तो कंटिन्यू डेली एक्टिविटीज, या हैव या देखिएगा गायनिकोलॉजिक एग्जामिनेशन, या ईट या न्यूट्रिएंट्स डाइट कंटेनिंग आयरन एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 इयर्स की गर्ल्स है ना, 15 साल की लड़कियां एडोलसेंस गर्ल है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका? ऑप्शन सेकेंड आएगा, यानी कि हैव या गायनिकोलॉजिक एग्जामिनेशन। देखा जाए परसिस्टेंट पेन ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि डिस्मेनोरिया। क्या हो रहा है? एनी काइंड ड्यूरिंग का मेंस्ट्रुएशन, परसिस्टेंट पेन जो होता है लगातार दर्द होता है, ये आपको किसमें? डिस्मेनोरिया में जाएगा। टू टाइप्स की डिस्मेनोरिया होती है, हमारा जो बैचलर्स या फिर टीनेजर्स का जो होती है डिस्मेनोरिया होता है प्राइमरी, सेकेंडरी में आपका एंडोमेट्राइसिस सेप्स आप हो जाता है। यूजुअली इंडिकेट्स ए प्रॉब्लम एंड द क्लाइंट शुड सीक मेडिकल अटेंशन, ये आपको किसमें आ गया? सेकेंड में। नेक्स्ट आपको देखिएगा फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? कंटिन्यू डेली एक्टिविटीज। तो यहाँ पे although diversion is method to alter pain perceptions, the presence of pain requires investigations of possible causes. Then second थर्ड में आपका क्या है? Eat a nutrients diet containing iron, ये भी सीखे कि although a nutrients diet is beneficial, iron does not prevent the pain of dysmenorrhea. ये तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन हमारा डिस्मेनोरिया को मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकता, दर्द को ये प्रिवेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट में लास्ट में क्या है? चौथा में आपका प्रैक्टिस रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, ये भी चीजें हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, देखिए वॉलेंट्री रिलैक्सेशन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स डज नॉट रिजल्ट इन सेसेशन ऑफ डिस्मेनोरिया, कोई रिजल्ट वैसा नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है कि लगातार उसको क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। इसके लिए क्या करना होगा? एक बार आपको हैव अ गायनेकोलॉजिक एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये होगा कि एक बार जरूर स्त्री रोग डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है व्हाट डज अ नर्स expect to be the priority concern of a 28 years old woman who is to undergo a laparoscopic bilateral salpingo-oophorectomy, ठीक है। एक नर्स एक 28 वर्षीय महिला की प्राथमिकता चिंता का, क्योंकि 28 साल की है, चिंता का विषय क्या होने की उम्मीद करती है, जिसे लैप्रोस्कोपिक, देखिए यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक बाइलेटरल साल्पिंजो ओफ्रेक्टोमी से गुजरना पड़ रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट करें? प्रायोरिटी कंसर्न्स ऑफ 28 इयर्स ओल्ड का, एक्यूट पेन, रिस्क फॉर हैमरेज, फियर ऑफ क्रोनिक इलनेस, या फिर आपका लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। चार ऑप्शन दिया गया, क्या हो सकता है आपके हिसाब से? राइट आंसर इसमें 4 होगा, लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 10 मार्क्स में आपके कितने मार्क्स आए, टेस्ट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए द नर्स मस्ट डिटरमाइन द क्लाइंट्स फीलिंग कंसर्निंग लॉस ऑफ फर्टिलिटी if she is childless. The client must cope with the knowledge that unless ova are removed and frozen before the surgery, her gene will not be passed to the next generations even within vitro fertilization. क्या है? vitro fertilization. तो ये चीजें आपको किसमें आ गया? ऑप्शन 4 में लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। फर्स्ट में आपका अक्यूट पेन है, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी रिलेटिवली पेनलेस होता है। ठीक है, बिल्कुल भी पेन। उसके बाद सेकेंड में रिस्क फॉर हैमरेज है, इसमें सिंस द एब्डोमिनल कैविटी इज नॉट एंटर्ड देयर इज मिनिमल रिस्क ऑफ हैमरेज, इसमें बहुत कम होता है। उसके बाद फियर ऑफ क्रोनिक इलनेस है, तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडिकेट दैट द क्रोनिक इलनेस इज रिलेटेड टू द नीड फॉर द सर्जरी।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ कौन सा हुआ, ऑप्शन 4 आया कि लॉस ऑफ चाइल्ड बियरिंग पोटेंशियल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया, क्लाइंट पास्ट मेनोपॉज अंडरगोज एंड एंटेरियर पोस्टेरियर कोल्फो, देखिएगा कोल्फो और हैप्पी, ठीक है ना। व्हाट शुड द डिस्चार्ज स्टिचिंग इंक्लूड्स, तो यहाँ पे देखिए मेनोपॉज अंडरगोज की बात क्या है, पहले ग्राहक एक पुरुकाल पर एंटीरियर पोस्टीरियर से क्या हो रहा है आपका, कोल्पोराफी से क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो व्हाट शुड द डिस्चार्ज टीचिंग इंक्लूड्स, देखिएगा शिक्षण में क्या शामिल होना चाहिए, टीचिंग या हाई फाइबर डाइट, लिमिटिंग डेली एक्टिविटीज, रिपोर्टिंग साइन ऑफ यूरिनरी रिटेंशन, या ऑब्जर्विंग फॉर साइन ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, क्या होगा इसमें, सर्जरी की जाती है। वेजिना के जो वीकनेसेस पार्ट होते हैं ना, तो ये आपका कोल्पोरैपी जो दिया हुआ है कोल्पोराफी, देखिए यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन फर्स्ट हुआ कि हमारा हाई फाइबर डाइट देने के लिए हम सजेस्ट करते हैं ये चीजें जो दिया गया, देखिए कि कोल्पोरैपी इन्वॉल्व ओनली द वेजाइनल वॉल, द रेक्टम शुड नॉट बी इन्वॉल्व, ये क्या होता है वेजाइनल वॉल, ठीक है, इन्वॉल्व कहाँ होता है वेजाइनल वॉल में, वीकनेसेस जो पार्ट होती है उसको सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, बिल्कुल जो लूज हो जाता है वीकनेस कमजोर। यहाँ पे देखिएगा इमीडिएटली आफ्टर दिस टाइप ऑफ सर्जरी पेन इज एसोसिएटेड विद बियरिंग डाउन, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज फ्लूइड फाइबर एंड एक्टिविटी टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, क्यों देते हैं फाइबर डाइट, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को हम प्रिवेंट कर सके। देन उसके बाद सेकेंड में क्या एक्टिविटीज के लिए हम एनकरेज करते हैं। थर्ड में आपका क्या है, आपका रिपोर्टिंग साइन ऑफ यूरिनरी टेंशन, यहाँ पे ये चीजें दिया गया है। एंटीरियर जो है आपका कोल्फोरेफी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इनकंटिनेंस, क्या होता है रिड्यूस इनकंटिनेंस, लेकिन यूरिनरी रिटेंशन इज नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है ना, ये समय को कम करने की उम्मीद है, लेकिन हमारा रिटेंशन जो हो रहा है यूरिनरी रिटेंशन इसमें कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। नेक्स्ट में आपका क्या था, देखिएगा कोल्फोरेफी इन्वॉल्व ओनली द वेजाइनल वॉल, द रेक्टम शुड नॉट बी इन्वॉल्व, यहाँ पे रेक्टम दिया गया है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, तो ये हो ही नहीं सकता राइट आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हुआ ऑप्शन फर्स्ट आया, क्योंकि क्लाइंट पास्ट मेनोपॉज अंडरगोज एन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्या है कोल्फोरेफी, व्हाट शुड द डिस्चार्ज टीचिंग इंक्लूड्स क्या होना चाहिए डिस्चार्ज के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, व्हाट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन डज अ नर्स एंटिसिपेट व्हेन एडमिटिंग अ क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ सीवियर प्रोसीडेंसिया, यानी कि प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की क्या हो रहा है बाहर निकल जा रहा है, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। तो देखिएगा इसमें क्या है कि निदान के साथ एक ग्राहक को भर्ती करते समय एक नर्स किस संभावित जटिलता का अनुमान लगाती है, क्योंकि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन की बात किया गया है। Does a nurse anticipate when admitting, जब एडमिट किया जा रहा है तो एडिमा हो सकता है, फिसुलास या एक्सुडेट्स या अल्सरेशंस, तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन 4 होगा अल्सरेशंस, क्योंकि अल्सरेशंस में अकर व्हेन द वेजिना एंड यूट्रस आर डिस्प्लेस्ड एंड एक्सपोज्ड, यहाँ पे क्या दिया है कि अल्सरेशंस में अकर्स जो होता है अल्सरेटिव तब हो सकता है जब हमारा वेजिना और यूट्रस क्या हो जाएगा विस्थापित और उजागर होते हैं, ठीक है ना, क्या हो रहा है आपका डिस्प्लेस्ड और एक्सपोज, तब हमारा क्या होगा अल्सरेटिव, ठीक है ना, तब होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा 4 होगा, क्योंकि आपका क्या है प्रोसिडेंसिया दिया यानी कि प्रोलेस ऑफ यूट्रस, तो ऑप्शन डी आ गया इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अ क्लाइंट देखिएगा विथ ए 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स इज शेड्यूल्ड फॉर वेजिनोप्लास्टी, व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट द सर्जन विल ऑर्डर, क्वेश्चन को समझिए और देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तीसरी डिग्री क्या हो रहा है 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है, गर्भाशय प्रोलैप्स वाले ग्राहक को क्या है आपका वेजिनोप्लास्टी, फोर या वेजिनोप्लास्टी के लिए क्या निर्धारित किया जा रहा है, ठीक है ना। नर्स को क्या उम्मीद करनी चाहिए कि सर्जन क्या आदेश देगा, क्या दे सकता है, क्योंकि व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट द सर्जन विल ऑर्डर, क्या ऑर्डर कर सकते हैं, इंक्रीज एम्पुटेशन या एलिवेट द फुट और द बेड या अप्लाई मोस्ट कंप्रेशन टू द यूट्रस या सपोर्ट द प्रोलैप्स यूट्रस विथ या सैनिटरी पैड्स। इसके आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, यहाँ पर रैशनल तो दे ही दिए गए जो कि आप लोग को पता चल जाएगा राइट आंसर इसमें क्या है ऑप्शन 3rd है, ठीक है ना।
ऑप्शन थर्ड है यानी कि अप्लाई मॉइस्ट कंप्रेशर टू द यूट्रस। ठीक है, मॉइस्ट कंप्रेशर may be ordered to prevent ulcerations. इसको प्रिवेंट किया जा सकता है completely confined within the epithelium of the cervix without a stromal invasions. It is a stage 0. ये क्या is a stage 0 and that is called क्या कहलाता है कार्सिनोमा इन situ. अल्सरेशन को रोकने के लिए नम संपीड़न का आदेश दिया जा सकता है मोस्ट कंप्रेशन का। ठीक है, स्टोमल आक्रमण के बिना गर्भाशय गिरवा के उपकला के भीतर पूरी तरह से सीमित या चरण 0 डिग्री का है, 0 स्टेज है आपका, और ये सीटो में कार्सिनोमा कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोमा इन सीटो। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड आएगा, अप्लाई मॉइस्ट कंप्रेशन टू द यूट्रस। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, 10 क्वेश्चंस लिए गए हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम जो भी होने वाला है, जिस स्टेट में होने वाले हैं, या नॉर्थ सेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 5 नॉर्थ सेट के लिए, उनके लिए तो काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेली आपको वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी, आपका सपोर्ट मिलता रहा, आपका प्यार मिलता रहा तो अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल करवाई जाएंगे एनक्लेक्स और मॉसवी की। थैंक यू।